गौतम के मुंह से यह बात सुनते ही अनिल खुशी से खिलखिला उठा। एग्जीबिशन में मौजूद सभी लोग यही समझ रहे थे कि अनिल किसी ना किसी बड़ी और महंगी एंटीक चीज को लेगा जिसकी कीमत करोड़ों में होगी। लेकिन अनिल ने कुछ देर सोचने के बाद एक छोटा सा एंटीक मार्बल का चेस बोर्ड उठा लिया जिसकी कीमत 10 लाख ही थी। ये देखकर राघव के साथ सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन गौतम मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि जिस मार्बल के चेस बोर्ड को अनिल ने उठाया था उसके चेस बोर्ड की पीसेस अनिल के पास पहले से ही मौजूद थे और इस पूरे सेट की वैल्यू कम से कम 2 करोड़ थी जो अब अनिल के पास पूरा होने वाला था। कुछ ही देर में गौतम अनिल और याशी के साथ वहां से जाने के लिए निकल गया। एग्जीबिशन में आने से पहले गौतम के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन एग्जीबिशन से निकलते वक्त उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में गौतम, अनिल और याशी ऑक्शन की जगह पर वापस आ गए। वे तीनों जैसे ही लॉबी की तरफ गए उन्हें अंदर लोगों का शोरगुल और आवाजें सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही वो अनिल को देखने लगा। अनिल को भी कुछ न कुछ अजीब लग रहा था। ये ख्याल आते ही गौतम अनिल और याशी के साथ अंदर चला गया और तभी उसने देखा कि वहां राघव भी ऑलरेडी पहुंच चुका था और उसके साथ साथ ऑक्शन में मौजूद सभी लोगों ने एक आदमी को घेरा हुआ था। ये कौन है जिसे सभी ने घेरा हुआ है? कोई वीआईपी है क्या? अनिल ने अपने मन में चल रहा सवाल पूछा। पता नहीं अंकल, मैं भी पहली बार ही इसे देख रही हूं, याशी ने तुरंत जवाब दिया। ये बात सुनते ही गौतम उस आदमी के पास चला गया। वो जैसे ही उस आदमी के पास गया तो गौतम की नजर उस आदमी के कपड़ों पर गई। उस आदमी ने कुछ अलग ही तरह के कपड़े पहने हुए थे। गले में माला और कंधे में एक छोटा झोला देखकर वो किसी बाबा की तरह लग रहा था। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही गौतम को उस बाबा के पास यशवंत खड़ा दिखाई दे गया। अरे गौतम, तुम आ गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। इनसे मिलो, ये हंसमुख बाबा हैं। और बाबा जी, ये मेरा खास दोस्त गौतम। गौतम ने मेरी बहुत मदद की है, मैं इसका बहुत ग्रेटफुल हूं। अगर ये नहीं होता तो। यशवंत ने गौतम को देखते ही हंसमुख बाबा से कहा। यशवंत की बात सुनते ही हंसमुख बाबा और गौतम एक दूसरे को देखने लगे। हालांकि आसपास खड़े लोग हंसमुख बाबा के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। किसी की सिर उठाकर उनसे बात करने की हिम्मत नहीं थी, यहां तक कि यशवंत की भी। लेकिन गौतम आते ही उनकी आंखों में देखने लगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कहीं वही पाखंडी बाबा तो नहीं है जो लोगों के विश्वास और आस्था का गलत फायदा उठाकर उनसे पैसे ऐंठ लेता है? क्योंकि मैं 4 साल पहले भी इस बाबा से पुष्कर में मिल चुका हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस पाखंडी ने अपनी दुकान यहां भी खोल ली, यशवंत के साथ साथ इतने सारे लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। हंसमुख बाबा को देखते ही गौतम के मन में तरह तरह के सवाल चलने लगे। वो एक ही नजर में उस पाखंडी बाबा को पहचान चुका था। वहीं दूसरी तरफ यशवंत ने हंसमुख बाबा के सामने गौतम के बारे में बताना शुरू किया तो आसपास के लोग भी गौतम की तारीफ करने लगे। हंसमुख बाबा को यह बात पच नहीं रही थी। गौतम ने कुछ ही देर हंसमुख बाबा से बात की थी, लेकिन जितनी भी देर उसने बात की वो हंसमुख बाबा की आंखों में देखकर ही बात कर रहा था। गौतम को बात करते हुए देखकर हंसमुख बाबा समझ चुके थे कि गौतम उन्हें फ्रॉड समझ रहा है, इसलिए उन्हें मन ही मन गौतम के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। देखते ही देखते ऑक्शन शुरू हो गया। कॉरिडोर में खड़े लोग आकर कुर्सियों पर बैठ गए। सभी के साथ साथ गौतम भी अनिल के साथ पास में रखी चेयर पर बैठ गया। वो हंसमुख बाबा के बारे में जानना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर नील, रिया और शनाया के मंगेतर सिद्धार्थ पर चली गई। उन तीनों को सामने देखते ही गौतम के मन में बहुत सारे सवाल चलने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इससे पहले कि गौतम आगे आकर कुछ कह पाता, नील उसके पास आ गया। वाह, तो तुम यहां भी आ गए। मानना पड़ेगा, आजकल तुम्हारा उठना बैठना बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है। नील ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, अनिल और याशी भी वहां पहुंच गए। याशी को सामने देखते ही नील की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो आगे कुछ कह नहीं पाया। वहीं गौतम गुस्से में नील को देख रहा था। उसे अचानक पिछले ऑक्शन की बात याद आ गई जो नील ने गलत ढंग से गायत्री देवी को बताई थी। वहीं रिया ने जैसे ही गौतम का चेहरा ध्यान से देखा तो उसे वही मास्कमैन याद आ गया जिसने उसकी जान बचाई थी। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।